ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं सुरेश यादव हूं। पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह गया हूं। पर जो मंजर मैंने 2014 की एक बरसाती रात में झारखंड की तरफ जाते वक्त देखा, आज भी सोचता हूं तो रूह कांप उठती है। ये कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का वो कड़वा और डरावना सच है जिसे मैं लाख चाहकर भी भूल नहीं पाया। उस दिन मैं टाटा से माल लेकर चंद्रपुर की तरफ जा रहा था। बरसात की वजह से सड़कें कीचड़ से लथपथ थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मेरा हेल्पर छोटू, जो सिर्फ 19 साल का था, वो भी साथ था। छोटू काफी शांत लड़का था, लेकिन उस रात उसे बार बार अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हमने घाघरा घाट पार किया और फिर करीब 30 किलोमीटर आगे एक सुनसान इलाका आया, काला जंगल। ये रास्ता मैं पहले भी कई बार तय कर चुका था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि जून का महीना था। और सबसे डरावनी बात, रास्ते में एक भी ट्रक या गाड़ी नहीं दिख रही थी। रात 12:15 हम एक मोड़ पर पहुंचे ही थे कि ट्रक की हेडलाइट्स ने सामने सड़क किनारे एक औरत की परछाई दिखाई। वो सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए और सड़क की तरफ पीट करके खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक धीरे हुआ, पर पूरी तरह रोका नहीं। छोटू ने मुझे देखा और कहा, भैया, कोई औरत है इतनी रात को यहाँ? मैंने नजरें फेर ली। मैंने कई पुराने ड्राइवरों से सुन रखा था कि ऐसे समय पर रुकना नहीं चाहिए। मैंने ट्रक और तेज कर दिया, पर आगे जाकर ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। छोटू को नीचे उतरने को कहा, पर वो कांप रहा था। उसने कहा, भैया, कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं खुद नीचे उतरा, बोनट खोला, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ट्रक जैसे बर्फ हो गया हो, ना आवाज ना हरकत। उसी समय मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल पास से, जैसे कोई मेरे कान में ही रो रहा हो। मैंने मुड़कर देखा और वहीं खड़ा रह गया। वो वही औरत थी। अब वो ट्रक के सामने खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल मुंह तक लटक रहे थे। मैंने छोटू को चिल्लाकर ट्रक में बैठने को कहा और खुद भी दरवाजा खोलते ही अंदर कूद पड़ा। अचानक ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। बिना चाबी घुमाए गियर अपने आप लग गया और ट्रक पीछे की तरफ चलने लगा। मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक फेल। मैंने हॉर्न बजाया, हॉर्न मरा हुआ था और ट्रक अब उस जंगल की कच्ची पगडंडी में घुसने लगा जहां कोई रास्ता नहीं था। छोटू जोर जोर से रोने लगा, भैया, ये क्या हो रहा है? हमें कोई खींच रहा है, कोई पकड़कर अंदर ले जा रहा है। हमारी आंखों के सामने ट्रक के दोनों साइड मिरर अपने आप घूमे और उनमें हम दोनों को छोड़कर तीसरी परछाई देखने लगी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। छोटू बेहोश हो गया। मैंने भगवान को याद किया, आंखें बंद की, और तभी ट्रक एक झटके में रुक गया, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर रोक दिया हो। मैंने छोटू को खींचा और ट्रक से बाहर भागा। हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पहुंच गए थे। हर तरफ सिर्फ घना जंगल और अजीब सी गंध, जैसे कोई सड़ा हुआ हो। और उस गंध में एक और चीज मिली हुई थी, अगरबत्ती जैसी, लेकिन जली हुई आत्माओं की बू। रात के 3 बजे किसी तरह ट्रक को फिर से चलाकर हम पास के एक ढाबे पर पहुंचे। वहां के मालिक ने हमें देखते ही कहा, तुम लोग उस रास्ते से आए हो क्या? वो जंगल 10 साल से बंद है, वहां कोई नहीं जाता। मैंने हैरानी से पूछा, बंद? तो फिर हम वहां कैसे? वो चुप हो गया। हमने ट्रक चेक किया। ट्रक के बोनट पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे और ट्रक की नंबर प्लेट पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, फिर मिलेंगे। उस रात के बाद 3 दिन तक छोटू बुखार में तपता रहा। उसकी आंखों में वही डर, वही जंगल और वही परछाई बसी थी। मैं उसे लेकर एक सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने कहा, इसका मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए डगमगा गया है, ज्यादा डर गया है। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कौन यकीन करता कि ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा था और हमें जंगल में खींच लिया गया था। तीसरे दिन छोटू की तबीयत थोड़ी संभली। मैंने उससे कहा, अब वापस चलना होगा बेटा, माल पहुंचाना है, वरना फर्म वाले केस कर देंगे।
छोटू ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों जानते थे कि अब हमें वही रास्ता फिर से पार करना था, लेकिन इस बार मैंने फैसला किया कि रात को नहीं, सुबह सुबह निकलूंगा। अगली सुबह जब सूरज निकल ही रहा था, हम दोनों ट्रक में बैठे और सफर शुरू किया। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हम उस जगह के करीब पहुंचे जहां ट्रक ने खुद ब खुद रास्ता बदल लिया था, मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाया, हर मोड़ पर ध्यान रखा, लेकिन इस बार वो औरत नहीं दिखी, ना कोई परछाई, ना ही कोई आवाज। हमने उसी मोड़ को पार किया और आगे बढ़ गए। मेरी सांसें हल्की हुई, लेकिन तभी ट्रक के दाहिने तरफ की खिड़की पर किसी ने 3 बार खटखटाया। थक थक थक। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। छोटू हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ भैया? मैंने कहा। किसी ने खिड़की पर थपथपाया है। हम दोनों ने बाहर देखा, कुछ नहीं था, बस सूखी घास और दूर तक फैला जंगल। मैंने कहा, शायद पेड़ की कोई टहनी लगी हो। ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन उस थपथपाने की आवाज फिर से आई। अब की बार पीछे की खिड़की पर। हमने पलटकर देखा, लेकिन ट्रक के शीशे पर सिर्फ धुंध थी और उस धुंध में एक हाथ का निशान। छोटू डर से कांपने लगा। उसने मेरी बाह में जोर से पकड़ लिया और कहा, भैया, ये वैसा ही है जैसे उस रात हुआ था। हम फिर फंस रहे हैं। मैंने उसे शांत किया, लेकिन सच कहूं तो मेरी टांगें खुद कांप रही थीं। ट्रक की स्पीड और तेज की ओर सोचा कि किसी ढाबे पर जाकर रुकते हैं। करीब आधे घंटे बाद हमें एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखा। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लकड़ी के तख्त पर बैठकर चाय पी रहा था। मैंने ट्रक रोका और ढाबे के सामने जाकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने मुझे देखकर कहा, इतनी सुबह सुबह उस जंगल की तरफ से आए हो क्या? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस छोटू को ट्रक में ही छोड़ा और खुद चाय लेने गया। बूढ़ा बोला, तुम्हारी आंखें डरी हुई हैं, वहां कुछ देखा क्या? मैंने पहली बार किसी से पूछा, आपको कैसे पता कि वहां कुछ है? वो हंसा नहीं, उसकी आंखें स्थिर थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, 25 साल से ये ढाबा चला रहा हूं। कितने ही ड्राइवर वहां से लौटे ही नहीं। कुछ तो पागल होकर लौटे और कुछ तो अपने ट्रक के साथ गायब हो गए। मैंने पूछा, वहां ऐसा क्या है? कोई आत्मा, भूत? वो बोला, ना बेटा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं। वहां जो है वो किसी इंसान का बना हुआ नहीं है, पर इंसान उसे छेड़े तो उसका हिसाब होता है। तुमने उसे छेड़ा नहीं, इसलिए बच गए हो, लेकिन अगली बार होशियारी करना। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले छोटू ट्रक से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, भैया, ट्रक के अंदर कोई है। मैं भागा और ट्रक के अंदर झांका। सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन ट्रक की सीट पर जली हुई लकड़ी की राख जैसा कुछ पड़ा था और उसमें से तेज बदबू आ रही थी, सड़ी हुई मांस की बदबू। हमने तुरंत ट्रक को वहां से हटाया और ढाबे वाले को धन्यवाद कहे बिना ही निकल लिए। दोपहर 1 बजे हम किसी तरह चंद्रपुर के गोदाम तक पहुंचे और माल डिलीवर किया, लेकिन वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। हमने तय किया कि 2 दिन वहीं रुकेंगे। दूसरी रात हम दोनों एक सस्ते लॉज में सो रहे थे। आधी रात को मेरी आंख खुली और देखा कि छोटू बिस्तर पर नहीं था। मैं उठा, बाहर निकला, आवाज लगाई, छोटू छोटू। कोई जवाब नहीं। लॉज के मैनेजर से पूछा, तुम्हारा लड़का तो अभी 10 मिनट पहले ही बाहर निकला, जंगल की तरफ गया है। मैं हैरान हुआ, कौन सा जंगल? उसने बताया, लॉज के पीछे एक पुराना जंगल है। मैंने जूते पहने और टॉर्च लेकर भागा। जंगल में अंधेरा था, सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। मैं छोटू को लगातार पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगभग 10 मिनट बाद मुझे दूर एक सफेद चीज दिखाई दी। मैंने टॉर्च मारी। वो छोटू था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे किसी गहरी नींद में हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बिना पलक झपकाए एक दिशा में देख रहा था। मैंने उसे हिलाया, झकझोरा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तभी उसने धीरे से कहा, भैया, वो फिर आएगी। उसने कहा है, फिर मिलेंगे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने छोटू को पकड़कर लॉज वापस लाया। अगले दिन उसे शहर के अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, इस पर कोई मानसिक सदमा है, कुछ ऐसा देखा है जो इसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पाया। इसे कुछ दिन यहाँ रखना होगा। आज से 11 साल बाद मैं अब ट्रक नहीं चलाता। वो मेरा आखिरी ट्रिप था। छोटू कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। अब एक संस्था के देखरेख में रहता है। उसकी आंखों में हमेशा डर रहता है और कभी कभी बिना किसी कारण के वो रात में उठकर कहता है, फिर मिलेंगे। मैंने उस रास्ते से गुजरने वाले कई ड्राइवरों से बात की। किसी ने कहा,
वहां पर पुराने जमाने में किसी गांव को जिंदा जला दिया गया था। किसी ने कहा वहां कोई शाप है, लेकिन अब मैं सवाल नहीं करता। अब मैं सिर्फ यही कहता हूं, अगर आप कभी ट्रक या किसी गाड़ी से झारखंड के उस रास्ते से गुजरें और सफेद साड़ी में एक औरत सड़क किनारे दिखे तो रुकना मत, देखना भी मत, वरना। छोटू को अस्पताल में भर्ती करवाकर मैं कुछ दिनों के लिए वहीं शहर में रुक गया। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त डरी हुई रहती। वो कभी किसी को पहचान नहीं पाता, कभी अचानक चिल्लाने लगता, वो आ रही है, वो फिर आएगी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि दिमाग पर गहरा सदमा है, कुछ ऐसा देख लिया है जो उसकी मानसिक स्थिति को झकझोर गया है। मैं जानता था कि डॉक्टर चाहे जो कहें, लेकिन जो हमने देखा वो किसी किताब या इलाज से ठीक होने वाला नहीं था। 3 दिन बाद मैं वापस अपने गांव लौट आया। छोटू को वहीं संस्था में भर्ती करवा दिया गया था, जहां मानसिक रोगियों की देखभाल होती थी। मैं हर महीने उसे मिलने जाता था, लेकिन वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। 6 महीने बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ट्रक कंपनी ने मेरी नौकरी छीन ली थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, कई दिनों तक भूखा सोना पड़ा। ऐसे में एक पुराना जानकार सुरेश, जो खुद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, उसने मुझे फोन किया, भाई एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, लोड नागपुर से पटना तक ले जाना है, अच्छा भाड़ा मिलेगा और गाड़ी भी अच्छी है, सोच ले, हिम्मत है तो कर। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मगर अंदर से डर अब भी जिंदा था। डर उस मोड़ का, उस जंगल का, उस आवाज का और उस छोटे हाथ का जो शीशे पर उभरा था। लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। ट्रक नई जैसी थी, टाटा का 22 व्हीलर, भारी लोड था, मशीनरी का। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था, बस अकेले जाना था। सफर लंबा था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं सिर्फ दिन में ही चलूंगा और रात को किसी ढाबे या स्टैंड पर रुकूंगा। सफर के पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। हर रात एक ढाबे पर सोता, दिन में ट्रक चलाता, रास्ते में और ड्राइवरों से मिलता, हंसी मजाक करता। कहीं कुछ अजीब नहीं हुआ। लेकिन तीसरी रात, जब मैं वाराणसी से थोड़ा आगे एक सुनसान स्टैंड पर रुका, सब बदल गया। ट्रक के अंदर सो रहा था। ट्रक स्टैंड पर सिर्फ 2 और गाड़ियां खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर एक चाय की दुकान चल रही थी, मगर दुकान वाला वहां नहीं था। बाहर झींगुरों की आवाजें थीं और ठंडी हवा चल रही थी। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा, 3 बार लगातार। मैं एकदम उठकर बैठ गया। कोई ट्रक के पास नहीं था। मैंने उतर कर देखा, कोई नहीं, सब कुछ सामान्य था। सोचा शायद बिजली का कोई फॉल्ट हो। वापस चढ़ा और ट्रक का इग्निशन चेक किया, बंद था। कुछ गड़बड़ थी। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई और दूर चाय की दुकान पर खड़ा एक आदमी साफ दिखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थीं, मगर उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, मानो कोई धुंध थी उसके चेहरे पर। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा देखा, वो आदमी अब ट्रक के पास खड़ा था। कैसे आया इतनी जल्दी? ये तो असंभव था। मैंने दरवाजा बंद किया, खुद को अंदर बंद कर लिया और धीरे धीरे पीछे खिसक कर सीट पर बैठ गया। तभी खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। भीतर से मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। फिर दरवाजा खुद खुला, धीरे धीरे, छर्र की आवाज के साथ। ठंडी हवा अंदर आई और एक गंध, सड़ी मांस की, जैसे किसी जानवर को महीनों पहले मारा गया हो। मैंने टॉर्च जलाई, बाहर देखा, कुछ नहीं था। मगर जब अंदर ट्रक की लाइट ऑन की तो सामने सीट पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, सफेद कपड़े और पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में झूल रहे थे। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड में वहां से निकला। वो आकृति सीट पर बैठी रही। मैंने शीशे से देखा, वो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ खून से सने थे। मैं बनारस के बाहर एक गांव के पास ट्रक रोककर बाहर निकल गया। पेट में दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी। गाड़ी की सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन बदबू अभी भी थी। एक स्थानीय आदमी मेरे पास आया, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने मुझे पानी दिया और कहा, आपका चेहरा पीला पड़ गया है, आप वहां रुक कर आए हो क्या, रामनगर की तरफ से? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने सिर हिलाया और कहा, वो इलाका ठीक नहीं है। कई साल पहले वहां रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त कई मजदूर मारे गए थे। कई लोग बोले किसी ने उन्हें धक्का दिया, पर कोई कभी दिखा नहीं। मैंने उससे विदा ली और सीधे पटना के लिए रवाना हो गया।
बीच रास्ते में लगातार वहीं परछाई देखता रहा, कभी शीशे में, कभी लाइट के कोने में। लेकिन अब वो पास नहीं आती, बस दिखती थी निगाहों के कोनों में। डिलीवरी देकर मैं वहीं एक ट्रक स्टैंड पर रुका। रात को ट्रक में सोने की हिम्मत नहीं हुई तो एक लॉज में कमरा लिया। रात को नींद आई, लेकिन बीच रात में आंख खुली। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन दीवार पर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे नंगे पांव कोई तेज तेज चल रहा हो। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी हर कोने से ऐसा लगता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर एक धीमी आवाज आई, तू फिर आ गया? मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया। पूरी रात डर के मारे आंखें नहीं झपकाई। सुबह लॉज से निकला और ट्रक से सीधे अपने गांव लौट आया। आज से 3 महीने बाद मैंने अब ट्रक चलाना छोड़ दिया है। मैं गांव में ही छोटे मोटे काम करता हूं, पर हर रात जब सोता हूं तो ऐसा लगता है कोई मेरा नाम लेता है, जैसे कोई धुंध भरी आवाज में कान के पास आकर कहता हो, तू फिर आ जाएगा, फिर मिलेंगे। मैंने जाना कि ये चीजें सिर्फ उस रास्ते पर नहीं होती। जब आप एक बार किसी परछाई से टकरा जाते हैं तो वो आपको छोड़ती नहीं, वो आपके साथ चलती है, हर रात, हर सपने में, हर अंधेरे में। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि लोग कहते हैं ड्राइवरों की बातें होती हैं ये, सड़कों की थकान, नींद की गड़बड़ी। लेकिन जो मैंने देखा, जो महसूस किया, वो सच्चा था। और आज भी जब कभी कोई ट्रक मेरे गांव के बबलू का चेहरा पीला पड़ चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स में उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बगल में बैठे रमेश की ओर देखा, जिसकी आंखें अब भी बंद थीं, जैसे नींद में गुम हो। लेकिन रमेश की सांसें अनियमित हो चली थीं। बबलू ने झकझोरा, रमेश, ओ रमेश, उठ बे, देख ये क्या हो रहा है हमारे साथ। रमेश हड़बड़ाकर उठा। उसके चेहरे पर हौलनाक डर के चिन्ह थे। मैं फिर से सपना देख रहा था। वही औरत, वही सफेद साड़ी, लेकिन इस बार उसने मेरा नाम पुकारा। बबलू। उसने मुझे छूने की कोशिश की थी। बबलू ने तेजी से ट्रक का गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी। उनके आगे का रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। रास्ता तंग होता जा रहा था और मोबाइल का नेटवर्क तो कब का गायब हो चुका था। हम कहाँ हैं? रमेश ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, बबलू ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहा। जीपीएस बंद हो गया है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन यह रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा। अचानक ट्रक के ठीक आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा मिला। जोर की ब्रेकिंग से ट्रक थम गया। दोनों दरवाजा खोलकर नीचे उतरे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ भारी लटक रहा हो। पेड़ ताजा गिरा नहीं लग रहा था। उसकी टहनियों पर धूल जमी थी, जैसे वह वहां हफ्तों से पड़ा हो। लेकिन यह नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने इस रास्ते से पहले कभी यह पेड़ नहीं देखा था। बबलू ने रमेश को इशारा किया, तू पीछे से चेक कर, मैं देखता हूं कोई और रास्ता है या नहीं। रमेश ट्रक के पीछे गया और बबलू झाड़ियों के उस पार निकल गया। करीब 5 मिनट तक दोनों अलग अलग दिशा में गए, लेकिन जैसे ही बबलू पीछे मुड़ा, रमेश कहीं दिखाई नहीं दिया। रमेश, ओ रमेश, बबलू ने जोर से पुकारा। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और रात की नीरवता थी। बबलू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च निकाली और पीछे की ओर दौड़ पड़ा। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ सफेद झलका। वह वहीं थम गया। झाड़ियों में हलचल थी। रमेश, उसकी आवाज कांप गई। तभी रमेश झाड़ियों से बाहर निकला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे। वो यहां थी बबलू, मेरे पीछे, मेरे बहुत पास आ गई थी। कौन? बबलू ने झल्लाकर पूछा। वही औरत, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे। बबलू ने रमेश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए ट्रक की ओर भागा। वो अब वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। ट्रक को रिवर्स करते करते बबलू की नजर साइड मिरर में गई। पीछे खड़ी थी वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। उसकी मुस्कान इतनी बर्फीली थी कि बबलू का खून जम गया। उसने रमेश को बिना कुछ बताए ट्रक घुमा दिया और अंधेरे रास्ते में तेजी से दौड़ाने लगा। करीब आधे घंटे तक वे लगातार ड्राइव करते रहे, लेकिन कोई गांव, कोई चौराहा नहीं आया। बस जंगल घना और गहरा होता जा रहा था। अचानक ट्रक फिर झटका खाकर बंद हो गया। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बबलू ने बोनट खोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पेट्रोल टैंक भरा था, इंजन में भी कुछ खराबी नहीं दिख रही थी। तभी झाड़ियों से फिर वही आवाज आई, कानों में सरसराहट, जैसे कोई धीमे स्वर में बुदबुदा रहा हो। बबलू और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक उनका डर हद से गुजर चुका था, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं था।
दोनों ने तय किया कि पैदल चलकर किसी आबादी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। टॉर्च जलाकर वे दोनों जंगल के बीचों बीच चलने लगे। पत्तों की चरमराहट, अनजानी आवाजें और कभी कभी किसी जंगली जानवर की चिल्लाहट, हर चीज उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद उन्हें एक टूटा फूटा बंगला दिखा। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां उखड़ी हुई, लेकिन दरवाजा खुला था। वहीं चल, बबलू ने कहा, कम से कम छत तो मिलेगी रात भर के लिए। दोनों अंदर गए। अंदर बदबू भरी हवा थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। फर्श पर एक टूटी हुई कुर्सी और कुछ बिखरे बर्तन पड़े थे। रमेश ने दीवार के सहारे बैठते हुए पूछा, क्या लगता है बबलू, हम जिंदा बच पाएंगे? बबलू ने गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ भगवान ही जानता है। लेकिन भगवान शायद वहां मौजूद नहीं था। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, बंगले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा रुक गई और फिर शुरू हुआ वो जिसकी उम्मीद नहीं थी। कमरे की छत से धीरे धीरे टपकने लगा खून। दीवारें कांपने लगी और किसी ने अंदर फुसफुसाकर कहा, तुम वापस नहीं जा पाओगे। बबलू और रमेश जड़ हो गए। जिस जगह उन्होंने शरण ली थी वो अब मौत का इंतजार कर रही थी। बंगले की हवा में अब सड़ांत और डर की गंध थी। बबलू और रमेश एक कोने में चुपचाप बैठे थे। बबलू के हाथों में टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी, जैसे उसमें भी डर समा गया हो। छत से अब टपकता खून तेज हो गया था। बबलू ने एक बोरी जैसा कुछ उठाकर ऊपर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बोरी छत से टकराई, कुछ भारी गिरा। बुरी तरह सड़ चुका एक शव, इंसानी शरीर, लेकिन चेहरे की पहचान मुमकिन नहीं थी। उसकी आंखें नहीं थी। दोनों आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। रमेश पीछे की दीवार से जा टकराया। उसकी चीख बाहर नहीं निकली। उसके मुंह से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। बबलू ने उसे खींचकर उठाया और बंगले के दूसरे कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे का दरवाजा धक्का देते ही खुला, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। बबलू ने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था, यहां जो आया कभी नहीं गया। रमेश ने बबलू का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा, अब, अभी, चाहे जैसे भी। बबलू ने चारों ओर देखा। अचानक उसे एक टूटी खिड़की दिखी जो पिछले हिस्से की ओर खुलती थी। उसने टॉर्च रमेश को पकड़ाई और खुद खिड़की की सलाखें खींचने लगा। तभी कमरे में फिर से वह आवाज गूंजी, तुमने खुद चुना है ये रास्ता, अब लौटने की इजाजत नहीं। खिड़की के बाहर धुंध गहराई थी, लेकिन बबलू ने सलाखें तोड़ दी और दोनों ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। बाहर जमीन कीचड़ से सनी थी। बबलू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। रमेश ने उसे उठाया और दोनों दौड़ने लगे, बिना पीछे देखे। लेकिन हर बार जैसे ही वो थोड़ी दूर भागते, उन्हें फिर वही बंगला दिखाई देता, ठीक उनके सामने। ये सिलसिला 3 बार हुआ। बबलू अब थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रमेश से कहा, कोई तो रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। हम सपने में नहीं हैं, लेकिन ये जगह असल में कुछ और ही है। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने तय किया कि इस बार बंगले के एकदम पीछे से होकर जंगल में गहराई तक घुसेंगे। वे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होते हुए करीब 1 घंटे तक चलते रहे। रास्ता कठिन था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी उन्हें दूर से टिमटिमाती एक लाल बत्ती दिखी, जैसे किसी चाय की दुकान या ढाबे की रोशनी। दोनों की आंखों में उम्मीद की झलक उभरी। वे भागते हुए उस ओर बढ़े। करीब पहुंचने पर देखा, एक पुराना ढाबा था जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा चूल्हे के पास चाय बना रहा था। बबलू ने घबरा कर पूछा, बाबा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? हम भटक गए हैं। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम दोनों उस बंगले से आ रहे हो ना? बबलू और रमेश चौंक गए। आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम पहले नहीं हो, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई वहां फंस जाता है, पर तुम लोग अब तक जिंदा हो, ये बात अलग है। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, वह जगह क्या है बाबा? बूढ़े ने उनकी बात अनसुनी कर दी और एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर बबलू को दिया। इस नक्शे के हिसाब से चलोगे तो शायद बच जाओगे, पर याद रखना, रास्ते में जो भी दिखे, इंसान, जानवर या कोई और, उनसे बात मत करना, सिर्फ चलते रहना। दोनों ने सिर हिलाया। नक्शा देखकर बबलू ने रास्ता समझा। रात के 3 बज रहे थे और उन्हें सुबह होने तक निकलना था। रास्ता कठिन और पत्थरीला था। झाड़ियों के पीछे कभी कभी बच्चों की हंसी आती,
कभी किसी बूढ़ी औरत की चीख, लेकिन उन्होंने कान बंद कर लिए और चलते रहे। कभी एक मोड़ पर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखी जो रो रही थी। वह उनके रास्ते में बैठी थी। रमेश रुक गया। बबलू, ये बच्ची, इसे ऐसे छोड़ दें क्या? बबलू ने उसे कसकर पकड़ा। याद है बाबा ने क्या कहा था, किसी से बात नहीं करनी, चल। जैसे ही वे बच्ची के पास से गुजरे, उसकी आवाज डरावनी और भारी हो गई। तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। बबलू और रमेश भागने लगे। बच्ची पीछे नहीं आई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। कई घंटे बीत गए। आखिरकार उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखा जो एक पुराने मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसके गेट पर लिखा था मुक्ति का द्वार। दोनों दौड़ते हुए मंदिर के भीतर घुसे। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बीच में जलता हुआ दिया और घंटियों की आवाज आ रही थी। बबलू ने वहीं जमीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना की। रमेश उसकी बगल में बैठ गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। धीरे धीरे नींद ने उन्हें घेर लिया। जब सुबह की रोशनी आई तो वे मंदिर के प्रांगण में थे। बाहर गांव वालों की आवाजें आ रही थीं। गांव वाले उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मदद की। दोनों को खाना और पानी दिया गया। बबलू ने गांव के मुखिया से पूछा, यहां से नेशनल हाईवे कितना दूर है? मुखिया ने कहा, बस 5 किलोमीटर। लेकिन तुम लोग उस बंगले की ओर से आए हो जहां कोई 50 साल से कोई नहीं गया। उस इलाके को तो सब भूतिया कहते हैं। बबलू और रमेश एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन के बाद वे कभी भी उस रूट पर ट्रक नहीं ले गए, न रात को ड्राइव की, न अकेले। पर हर रात बबलू को अब भी वही आवाजें सुनाई देती थी। वही दीवारें, वही छत से टपकता खून और वही कोना जहां कोई अब भी फुसफुसाता है। बबलू और रमेश गांव से निकल चुके थे। गांव के मुखिया ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया था और समझाया था कि इस इलाके से बाहर निकलने के लिए जंगल की पहाड़ियों से होकर जाना पड़ेगा। ट्रक तो बहुत पीछे छूट चुका था। अब उनके पास बस वही कपड़े थे जो पहने हुए थे और जेब में कुछ सिक्के। सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने लगी थी, लेकिन पेड़ों की घनी छांव ने अब भी रास्ता ढक रखा था। बबलू ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब बस चलना है, जब तक कोई पक्की सड़क न मिल जाए। रमेश चुप था। उसकी आंखें रात के डरावने मंजर में उलझी थीं। वो आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल में अब भी डर छिपा था। घंटों चलने के बाद दोनों को एक पगडंडी मिली जो पहाड़ी के किनारे किनारे चल रही थी। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर घने पेड़। हवा अब कुछ साफ लग रही थी, लेकिन अजीब सी खामोशी अब भी माहौल में थी। न कोई चिड़िया चहचहा रही थी, न कोई जानवरों की आवाज। बस उनके पैरों की आहट थी और उनके दिलों की धड़कनें। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उन्हें भूख लगने लगी थी। पास ही एक पुराना कुआं दिखा। उसके पास एक पत्थर की चौकी थी। दोनों वहीं बैठ गए। बबलू ने नीचे झांक कर देखा। कुएं में पानी था। उसने पास पड़ी एक लोटी नुमा चीज से पानी निकाला। पानी साफ नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्होंने कुछ घूंट पी लिए। तभी रमेश ने धीरे से कहा, बबलू, हमें अब किसी भी आवाज या चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस रात कुछ देखा था जो अभी तक आंखों से हट नहीं रहा। बबलू ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब वो सब पीछे छूट गया है। हम जिंदा हैं, यही बड़ी बात है। बस अब कोई भी गलती नहीं करनी है। वो दोनों उठे और फिर से चल पड़े। अब रास्ता और संकरा हो गया था। पैर रखते ही नीचे मिट्टी खिसक जाती थी। एक बार बबलू का पैर फिसला भी, लेकिन रमेश ने समय पर पकड़ लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा पुल मिला। लकड़ी की बल्लियां सड़ी हुई थी। पुल के दूसरी ओर एक झोपड़ी दिख रही थी। दूर से देखने में वो वीरान लग रही थी, लेकिन उसके पास धुआं उठता हुआ दिख रहा था। बबलू ने कहा, कोई तो है वहां, चलें? रमेश ने झिझकते हुए कहा, पता नहीं, पर चलो, शायद कुछ मदद मिल जाए। उन्होंने धीरे धीरे पुल पार किया। हर कदम पर लकड़ियां चरमरा रही थीं, लेकिन किसी तरह वे पार पहुंच गए। झोपड़ी के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो चूल्हे पर कुछ पका रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे लग रहे हो? आओ बैठो, खाना बन गया है। बबलू और रमेश एक दूसरे को देख रहे थे। उनका मन मना कर रहा था, लेकिन थकान और भूख उन्हें रोक नहीं पा रही थी। वे चुपचाप बैठ गए। आदमी ने 2 पत्तल में खाना परोसा, सादा खिचड़ी और थोड़ा अचार। खाना गर्म था और खुशबूदार भी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। खाते वक्त बबलू ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? आदमी बोला, हाँ, बहुत सालों से।
इधर कोई आता नहीं, तुम लोग कैसे आ गए? बबलू ने संक्षेप में सारी बात बताई। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने जो देखा उससे बचना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग तो वहीं रह जाते हैं, हमेशा के लिए। रमेश का गला सूख गया। उसने पानी मांगा। आदमी ने लोटे से पानी दिया। पीते ही रमेश खांसने लगा। बबलू ने उसका पीठ थपथपाया। कुछ देर बाद रमेश ठीक हुआ। आदमी ने कहा, तुम लोग यहीं रात बिताओ, सुबह मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा जो सीधा सड़क तक जाता है, लेकिन रात को बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। रात करीब आ गई थी। दोनों ने झोपड़ी के एक कोने में अपनी जगह बना ली। आदमी बाहर की तरफ जाकर सो गया। रात चुप थी, लेकिन डर अब भी हवा में तैर रहा था। आधी रात के करीब बबलू की नींद खुल गई। बाहर कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो, फिर अचानक रोने लगता। बबलू ने रमेश को जगाया। दोनों ने चुपचाप दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन आदमी वहां नहीं था। चूल्हा जल रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। तभी झोपड़ी के पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। बबलू ने धीरे से खिड़की से झांका। वह आदमी नंगे पांव जंगल में भाग रहा था और जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था। वे आ गए, वे आ गए, मुझसे दूर रहो, दूर दूर। बबलू और रमेश डर से कांपने लगे। रमेश फुसफुसाया, हमें अभी निकलना होगा, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। बबलू ने फटाफट अपना बैग उठाया, जिसमें सिर्फ एक नक्शा और पानी की बोतल थी। दोनों बाहर निकले और पुल की ओर भागने लगे। पुल पर पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी। बल्लियां हिल रही थी। रमेश ने पहला कदम रखा और तभी पीछे से झोपड़ी से चीख आई। वह आदमी अब भागता हुआ उनकी ओर आ रहा था, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो चारों हाथ पांव से दौड़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। बबलू ने रमेश को खींचा और दोनों भागते हुए पुल पार कर गए। जैसे ही वे पार हुए, पुल की एक बल्ली टूटी और पीछे से दौड़ता हुआ आदमी नीचे खाई में गिर गया। उसकी चीख देर तक गूंजती रही। दोनों रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे लगातार दौड़ते रहे, जब तक कि उन्हें पेड़ों के पार एक हल्की रोशनी नजर नहीं आई। वो रोशनी थी एक पेट्रोल पंप की। उसके पास कुछ गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ लोग भी। दोनों वहीं गिर पड़े। सांसें उखड़ी हुई थीं, कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी दौड़े आए। अरे भैया, क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? बबलू ने कांपते हुए कहा। बस बच गए हैं, हमें एक फोन दे दो, हमें ट्रक कंपनी में कॉल करनी है। कर्मचारी उन्हें ऑफिस में ले गए, पानी पिलाया और खाना भी दिया। उन्होंने ट्रक कंपनी को कॉल किया और कुछ ही घंटों में कंपनी की गाड़ी उन्हें लेने आ गई। रमेश और बबलू अब भी कुछ नहीं बोले। वे बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें अब तक नहीं पता था कि जो पीछे छूट गया वो सपना था या सच, लेकिन जो सामने था वो असली था। सड़क, इंसान, रोशनी। लेकिन बबलू ने एक बात नोट की। जब वह पेट्रोल पंप से गाड़ी में बैठा तो सामने एक पेड़ पर वही लाल झंडा बंधा था जैसा बंगले के बाहर था। उसकी रूह फिर से कांप गई। वो जानता था सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था। रात के लगभग 9:30 बजे थे जब मैंने हाईवे पर एक ढाबे के पास ट्रक रोका। पेट में चूहे कूद रहे थे और आंखों में नींद भारी हो रही थी। ढाबे के सामने की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और चारों तरफ वीरान सन्नाटा पसरा था। मैंने ट्रक से उतरते वक्त नोटिस किया कि हवा में कुछ अजीब सी गंध है, जैसे जली हुई लकड़ी और पुराने लोहे की। ढाबे का मालिक बुजुर्ग रामलाल मुझे पहचानता था। उसने इशारे से बैठने को कहा और बोला, आज जल्दी मत निकलना बलिया भाई, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। मुझे अब डर की आदत सी हो गई थी, लेकिन रामलाल के चेहरे पर जो चिंता थी वो पहले जैसी नहीं थी। मैंने खाना खाया और चाय पीकर वहीं पास में ट्रक की केबिन में जाकर लेट गया। आंखें बंद ही की थीं कि ट्रक के शीशे पर किसी के हल्के से थपथपाने की आवाज आई। पहले तो लगा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे थपकी तेज होती गई, दिल की धड़कनें भी उसी हिसाब से बढ़ने लगी। मैंने शीशे से झांकने की कोशिश की, पर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरकर ट्रक के चारों ओर घूमकर देखा। कोई नहीं था। जब मैं फिर से चढ़ने ही वाला था, तभी सामने सड़क के दूसरी तरफ मुझे कोई चलता हुआ दिखा। उसका चलना अजीब था, कंधे टेढ़े और चाल टूटी फूटी। मैं टॉर्च लेकर उसके पीछे गया, लेकिन वो पेड़ों की तरफ मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं लौटकर ट्रक में आ गया, लेकिन अब नींद का नामो निशान नहीं था। रात के करीब 12 बजे ट्रक स्टार्ट किया और आगे की तरफ निकल पड़ा। हाईवे बिल्कुल सुनसान था।
दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी एक पुलिया के पास ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ चमका। ब्रेक मारकर ट्रक रोका तो देखा एक लाल रंग का दुपट्टा सड़क के किनारे पड़ा था। ताजा था, जैसे किसी ने अभी गिराया हो। मैंने झुककर उसे उठाने की सोची, लेकिन तभी लगा जैसे पीछे किसी ने कदम रखे। पलट कर देखा, कोई नहीं था। तेजी से ट्रक में चढ़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे एक औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, बाल खुले हुए और बदन पूरा गीला। बारिश तो हुई नहीं थी, फिर ये गीली क्यों थी? मैं उसे क्रॉस करके निकल गया, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा तो वो अब भी उसी जगह खड़ी थी। एक पल को तो लगा जैसे उसकी गर्दन मुझसे उल्टी दिशा में घूम रही थी। दिल बैठ गया था, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। आगे जंगल का इलाका शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और बीच में धुंध की चादर। तभी ट्रक में एक झटका सा लगा, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। ब्रेक मारा तो ट्रक रुक गया। उतर कर देखा तो सामने कुछ भी नहीं था, कोई जानवर तक नहीं। जैसे ही ट्रक के नीचे झुककर देखना शुरू किया, मुझे बाईं तरफ से किसी की सांसों की आवाज आई। पलटा तो कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। तभी एक जोर की चीख ट्रक के अंदर गूंजी, जैसे कोई ठीक पीछे से चिल्लाया हो। मैंने शीशे में देखा, लेकिन केबिन में कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। आगे चलते चलते एक चौराहा आया और जीपीएस बार बार अजीब रूट दिखाने लगा, कभी सीधे, कभी दाएं, कभी उलटे रास्ते। मैं रास्ता पहचानता था, लेकिन फिर भी एक बार रुक कर देखा। तभी बाईं तरफ झाड़ियों से कोई भागता हुआ निकला, सफेद कपड़े पहने, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। मैंने फुल स्पीड में ट्रक निकाला और शहर की लाइट्स दिखने तक रुका नहीं। जब आखिरकार शहर के गेट्स दिखे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन तब भी दिल की धड़कनें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उस रात ट्रक रोककर सोने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सीधा गोदाम तक पहुंचा और वहीं ट्रक पार्क किया। वहां के गार्ड ने पूछा, भाई चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठकर चुपचाप पानी पीता रहा और सोचता रहा कि क्या ये सब मैंने सच में देखा या ये सिर्फ मेरी थकान का असर था। लेकिन जब अगले दिन ढाबे के रामलाल का फोन आया और उसने कहा, तू सही सलामत पहुंच गया बलिया भाई, वो वाली रात कोई भी नहीं बचता जो उस रास्ते से गुजरता है, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फिर से वही ठंडक दौड़ गई। पिछली रात की घटनाओं के बाद नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने गोदाम के गार्ड रूम में कुछ देर आंखें मूंदी थी, लेकिन हर झपकी में वही सड़क, वही चीखें और वही सफेद कपड़े वाली परछाई आंखों के सामने घूम जाती थी। सुबह होने पर मैं सोच रहा था कि अब कुछ दिन तक लंबा रूट नहीं लूंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट मालिक ने फोन कर दिया। बोला कि एक जरूरी सामान तुरंत पास के औद्योगिक इलाके में डिलीवर करना है। मैंने भारी मन से हामी भरी और फिर से ट्रक स्टार्ट किया। दिन का वक्त था, धूप ठीक ठाक थी, तो लगा शायद सब कुछ नॉर्मल रहेगा। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, करीब 5 से 6 घंटे का सफर था। मैंने ट्रक की केबिन को अच्छे से चेक किया, हर कोना देखा कि कुछ अजीब न हो। हाईवे पर गाड़ियां थीं, ट्रैफिक था और माहौल अपेक्षाकृत सामान्य था। फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। शायद वो डर मेरे शरीर से निकल ही नहीं रहा था। करीब दोपहर 1 बजे मैंने एक छोटे होटल पर ट्रक रोका और खाना खाया। वहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन होटल के मालिक ने एक बात कही जिसने फिर से मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, भाई तू कल रात वाले जंगल से आया है क्या? सुना है वहां कोई ट्रक ड्राइवर पागल सा होकर नंगे पैर भागता दिखा था। मैंने कुछ नहीं कहा, खाना जल्दी खत्म किया और ट्रक में बैठ गया। अब आगे वो रास्ता था जो थोड़ी सुनसान सड़कों से होकर जाता था और उस इलाके में मोबाइल सिग्नल भी कमजोर था। जैसे जैसे मैं उस औद्योगिक इलाके की ओर बढ़ा, चारों तरफ वीरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाकर देखा कि एक पुरानी फैक्ट्री की दीवार के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। ट्रक स्लो किया तो उनमें से एक बच्चा हाथ हिलाकर बोला, उधर मत जाना अंकल, वहां खिड़की वाला बैठा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, खिड़की वाला कौन? वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसका दोस्त उसे खींच कर ले गया। मुझे हल्का सा डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए ट्रक आगे बढ़ाया। दोपहर के करीब 3:30 बजे मैं डिलीवरी पॉइंट के पास पहुंच गया। वह एक बड़ी सी फैक्ट्री थी जो अब बंद हो चुकी थी, लेकिन सामान वहां किसी वॉचमैन को देना था। मैंने गेट पर हॉर्न दिया। अंदर से एक दुबला पतला आदमी निकला जिसने पुराने कपड़े पहने थे और आंखों में अजीब सी थकावट थी। उसने कहा, हाँ यही ऑर्डर है, अंदर पार्क कर लो।
मैंने ट्रक अंदर पार्क किया और सामान उतारने लगा। आधा काम हो चुका था जब मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग से कोई खिड़की के पास खड़ा दिखा। वो आदमी बिल्कुल स्थिर था, बस खिड़की के पास खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, वो ऊपर कौन खड़ा है? उसने नजरें घुमाई और बोला, कहाँ, वहां तो कोई नहीं होता साहब, वो हिस्सा तो सालों से बंद है। मैंने दोबारा देखा तो अब खिड़की खाली थी। अब शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने जल्दी से सामान उतारा और निकलने की तैयारी की। ट्रक स्टार्ट किया और जैसे ही गेट से बाहर निकलने लगा, अचानक ट्रक बंद हो गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने नीचे उतरकर बोनट खोला, लेकिन इंजन बिल्कुल ठीक था। तभी फिर से ऊपर खिड़की की तरफ नजर गई। वो आदमी फिर वहां खड़ा था। अब की बार उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे मेरी तरफ देख रहा हूं। मैंने जल्दी से फिर ट्रक स्टार्ट किया और इस बार किसी तरह गाड़ी चल पड़ी। जब मैं गेट से निकला तो गार्ड कुछ कह रहा था, साहब अगली बार मत आना यहाँ अकेले। जिसको आप देख रहे हो वो कभी नहीं गया। रास्ते में मेरा दम घुट रहा था, पेट में मरोड़, माथे पर पसीना और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में उस खिड़की पर किसी को देख रहा था या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? रात होने तक मैं वापस शहर पहुंचा और उसी ढाबे पर ट्रक रोका। रामलाल ने मुझे देखते ही बोला, क्या हुआ बलिया भाई, फिर से डर के मारे कांप रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक से उतरा और वहीं पास में पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद रामलाल एक थाली में खाना लेकर आया और बोला, कभी कभी कुछ चीजें बस देखनी होती हैं, समझनी नहीं चाहिए। तुझसे पहले भी एक ड्राइवर आया था जिसने उसी खिड़की वाले को देखा था। अगली सुबह उसकी जुबान गूंगी हो गई। मैंने उसकी ओर देखा और बस चुपचाप खाना खाने लगा। आज ना भूख थी न ही हिम्मत, बस दिल यही कह रहा था कि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता था ये तो बस शुरुआत थी। उस रात ढाबे पर जो नींद आई वो ना नींद थी ना जागना। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग उसी खिड़की के पास अटका था। सुबह हुई तो शरीर भारी था, जैसे कई किलो वजन सीने पर रखा हो। रामलाल ने चाय दी और पूछा, अब क्या इरादा है बलिया भाई? मैंने जवाब दिया, कुछ समझ नहीं आता, लग रहा है अब ट्रक चलाने से डर लगने लगा है। वो हंस पड़ा, तू डरता नहीं था पहले, अब क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा। चाय खत्म की और ट्रक में बैठ गया। सोचा आज खाली ट्रक है, किसी काम से कहीं नहीं जाना, तो थोड़ा घूम लिया जाए, शायद मन बदल जाए। मैंने ट्रक को उस पुराने रास्ते की तरफ मोड़ा जहां पहले कभी एक बार भटक गया था। सड़कें वीरान थीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। पेड़ों की कतारें दोनों तरफ थीं और बीच में धूप छनकर जमीन पर पैंच बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद ट्रक रोक कर नीचे उतरा। पास में एक पुराना कुआं था जिसके पास बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगा। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उसमें अजीब सी खिच भी थी, जैसे कोई बार बार कानों के पास कुछ बड़बड़ा रहा हो। तभी दूर से एक साइकिल सवार आता दिखा। करीब आने पर मैंने देखा वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई और होंठ सूखे हुए। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने बोतल पकड़ाई तो वो बोला, तू उसी खिड़की वाले कारखाने से आया है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, जिन्होंने भी उसे देखा है वो वापस गया तो कुछ न कुछ छूट गया पीछे। मैंने पूछा, मतलब? उसने साइकिल घुमाई और बोला, तू खुद समझ जाएगा। अब घबराहट सी होने लगी थी। वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद ट्रक के अंदर अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ गई हो। मैंने खिड़कियां खोली, लेकिन बदबू कम नहीं हुई। एक ढाबा रास्ते में पड़ा, वहां ट्रक रोका। गाड़ी से उतरते ही एक कुत्ता मेरे ट्रक के नीचे घुस गया और जोर से भौंकने लगा। लोग इकट्ठा हो गए। ढाबे के मालिक ने कहा, कुछ तो है इस ट्रक के नीचे। ऐसा व्यवहार जानवर तभी करते हैं जब उन्हें कुछ महसूस हो। मैंने झुककर नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कुत्ता चुप ही नहीं हो रहा था। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो गुर्राने लगा। तभी एक बुजुर्ग वहां आया। उसने झुककर ट्रक के नीचे देखा और फिर मेरी तरफ देखा। बेटा, तूने कहीं कुछ ऐसा देखा है जिसे नहीं देखना चाहिए था। अब वो तेरे साथ है। मैंने कुछ नहीं कहा। मन किया कि बस दूर भाग जाऊं, लेकिन ट्रक में बैठकर जैसे ही स्टार्ट करने लगा, पिछली सीट से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वह सरसराहट अब दरवाजों से, डैशबोर्ड से और खिड़कियों से आती सी लग रही थी। मैंने तुरंत स्टार्ट किया और बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी।
पानी गिर रहा था और वाइपर भी धीमे पड़ गए थे। सड़क पर कीचड़ फैलने लगा। तभी देखा कि एक आदमी सड़क किनारे हाथ हिला रहा है। भीग रहा था तो मैंने सोचा बिठा लूं। जैसे ही दरवाजा खोला वो चढ़ा और बिना कुछ कहे बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, जहां तू ले जा सके। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल चेहरे पर गिरे थे, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी थीं। पूरे ट्रक में भाप जैसी भरने लगी। मैंने ध्यान दिया, उसके पैर कीचड़ से भरे थे और पानी सीट पर टपक रहा था। मैंने कहा, भाई जरा पैर साफ कर लो। उसने सिर उठाया और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें अटक गईं। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गड्ढे थे। मैंने ब्रेक मारा, वो सीट से गायब हो चुका था। सिर्फ पानी और कीचड़ की बूंदें रह गई थीं। उसके बाद ट्रक में जैसे तैसे सड़क किनारे रोका और बाहर निकल आया। पूरी रात वहीं खड़ा रहा, न सोया न कुछ खाया। सुबह एक पुलिस की गाड़ी आई। उन्होंने पूछा कि ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है। मैंने सब कुछ नहीं बताया, बस कहा तकनीकी खराबी थी। एक पुलिस वाला ट्रक के अंदर गया और फिर चौंकते हुए बाहर आया। भाई, इस ट्रक में अजीब सी बदबू है, ऐसा क्या हालात रखा था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक स्टार्ट किया और सीधे शहर की तरफ निकल पड़ा। जब घर पहुंचा माँ ने देखा और चौंक गई। बोली, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? सब ठीक तो है? मैंने कुछ नहीं बताया, बस जाकर बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की, लेकिन नींद कहाँ थी। हर बार वही खिड़की, वही गड्ढेदार आंखें और वही आवाजें। घर लौटे 2 दिन हो चुके थे। मैंने ट्रक को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था और खुद कमरे से बाहर नहीं निकला। माँ रोज पूछती, कुछ खाएगा? और मैं बस चुपचाप सिर हिला देता। डर अब आदत में बदलने लगा था। रात को आंख लगती तो खिड़की, गड्ढेदार आंखें और वो कीचड़ से भीगा मुसाफिर सब लौट आते। तीसरे दिन दोपहर को रामलाल का कॉल आया। बोला, भाई काम छोड़ मत देना। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जिंदगी में, लेकिन काम ही है जो आदमी को बचा के रखता है। रामलाल की बात में कुछ तो था। मैं चुपचाप उठा, नहाया और ट्रक की चाबी उठाई। ट्रक में बैठते ही अजीब सी सर्द हवा फिर से भीतर भर गई, जैसे कोई अब भी मेरे साथ बैठा हो। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। आज मुझे हरदोई की तरफ जाना था। वहां एक गोदाम से कुछ खाली ड्रम लेकर लाने थे। रास्ता पुराना था, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां सड़क की पटरी पर काली राख फैली थी, जैसे कुछ जला हो। ट्रक रोका और नीचे उतरा। पास जाकर देखा तो राख में टायर के गहरे निशान थे, लेकिन और कोई निशान नहीं, ना आदमी के पैर ना जानवरों के, सिर्फ ट्रक के निशान और राख। मुझे याद आया, इसी मोड़ पर 2 हफ्ते पहले एक ट्रक दुर्घटना की खबर सुनी थी, जिसमें ड्राइवर जिंदा जल गया था, लेकिन किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया था। तभी अचानक हवा का रुख बदला और धुएं की गंध फिर से नाक में भर गई। इतना घना धुआं जैसे जलता हुआ जंगल हो, लेकिन चारों तरफ देखा, कहीं आग नहीं थी। पेड़ थे, सन्नाटा था और मेरी सांसें भारी होने लगी थी। ट्रक में लौटते ही लगा जैसे किसी ने ट्रक के शीशे पर उंगली से कुछ लिखा हो। ध्यान से देखा तो लिखा था, ये रास्ता खाली नहीं है। मैंने शीशा साफ किया और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन 2 बार बंद हो गया। तीसरी बार जैसे तैसे स्टार्ट हुआ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन मन में बेचैनी भरती जा रही थी। कुछ किलोमीटर बाद एक बड़ा दरख्त दिखा जो अधजला था, लेकिन उसमें से धुआं अब भी निकल रहा था, जबकि हवा एकदम शांत थी। मैंने ट्रक वहीं रोका और नीचे उतरकर दरख्त की तरफ गया। उसकी छाल छिली हुई थी और जमीन पर जलते पत्तों की राख थी। तभी उस दरख्त के पीछे से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा एक छोटा लड़का वहां बैठा था, सिर झुकाए, घुटनों में चेहरा दबाए। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ फटे हुए। वो बोला, पापा गए थे लकड़ी लाने, लौटे नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। वो बोला, उसी दरख्त के नीचे गए थे। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। वो चुपचाप खड़ा हुआ और मेरे साथ ट्रक तक आया। जैसे ही ट्रक में चढ़ा, वो मुझसे दूर वाली सीट पर बैठ गया। मैंने ट्रक चलाया और पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? उसने एक दिशा की ओर इशारा किया और बोला, बस 5 किलोमीटर। मैं चल पड़ा, लेकिन 5 नहीं 10 किलोमीटर हो गए, फिर भी कोई गांव नहीं आया। मैं जब भी पूछता वो कहता, थोड़ा और बस। आखिरकार मैंने ट्रक रोका और कहा, देखो अब ठीक से बताओ, वरना मुझे उतरना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, पापा बोले थे
इस रास्ते पर जो भी आए उससे मदद मांग लेना, अब तू मिल गया। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। पीछे पलटा तो ट्रक की खिड़की से वो लड़का देख रहा था, पर अब उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल गड्ढे जैसी। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जब दोबारा देखा वो सीट खाली थी। दरवाजा भी खुला हुआ था, जैसे किसी ने बाहर छलांग लगा दी हो। उसके बाद ट्रक में बैठा, लेकिन चलाने का मन नहीं हुआ। आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा था। मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। करीब 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी वाले बाबा आते दिखे। उन्हें रोका और पूछा, पास में कोई गांव है क्या? उन्होंने कहा, पीछे 5 किलोमीटर पीछे एक गांव था, आगे कुछ नहीं, बस जंगल और पुरानी छावनी। मैंने कहा, छावनी? बाबा बोले, हाँ बेटा, पहले वहां फौज रहती थी, लेकिन अब वीरान है। कई लोग कहते हैं वहां रात को रोशनी जलती है, पर कोई रहने वाला नहीं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और ट्रक मोड़कर वापस चल पड़ा। उस रास्ते से लौटते वक्त बार बार दरख्त और राह की तरफ नजर जाती रही और ट्रक का शीशा, जिस पर पहले वो संदेश लिखा था, अब धुंधला था। लेकिन एक बार फिर जब अंदर से भाप बनी तो वही शब्द उभर आए, ये रास्ता खाली नहीं है। उस रात वापस घर लौटा तो माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि मैं बुरी तरह कांप रहा था। बोली, कहीं कुछ देखा है क्या? मैंने कहा, हाँ माँ, इस बार वो खुद चलकर ट्रक में बैठा था। माँ चुप रही और धीरे से बोली, कभी कभी जो लोग नहीं लौटते वो रास्तों में रह जाते हैं। मैं बस चुपचाप जाकर लेट गया, आंखें बंद की और इस बार दरख्त जलते हुए नहीं दिखा, बल्कि वो बच्चा दिखा जिसके पापा कभी वापस नहीं लौटे। वो दिन जैसे ही खत्म हुआ, ट्रक ड्राइवर ने तय किया कि रात को आराम करने के बजाय वो थोड़ा और चलकर अगले ढाबे तक पहुंचेगा। उसके मन में लगातार वो अजीब घटनाएं घूम रही थी। एक दिन पहले की रात ने उसकी नींद उड़ा दी थी और हर आहट, हर हलचल उसे डराने लगी थी। उसके लिए ये नहीं था कि वो किसी डर से भाग रहा था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी उसे उस रास्ते पर खींच रही थी। जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ा, वह और भी ज्यादा बेचैन होता गया। हल्का सा गाड़ी का शोर और हवा में गड़गड़ाहट उसके कानों तक पहुंचती, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। ट्रक के इंजन की धीमी आवाज और कांच पर पानी के छींटे गिरने की आवाज उसे कुछ इस तरह महसूस हो रही थी जैसे उसकी ही कार में कोई और भी बैठा हो। फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। यह सब सिर्फ उसका मानसिक दबाव था और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वह अपने रूट के एक और सुनसान हिस्से से गुजर रहा था, उसे कुछ हलचल महसूस हुई। एक पुराना ढाबा जो उसने कई बार देखा था, अब रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। ढाबे का दरवाजा खड़ा था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और अंदर झांका। सामने एक खिड़की के पास कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी। उसकी परछाई हिल रही थी। ड्राइवर ने सोचा कि यह शायद वह आदमी है जो ढाबा चलाता है, लेकिन उसकी शक्ल धुंधली और अस्पष्ट थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने सोचा कि वह थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकता है। वह धीरे धीरे ढाबे के दरवाजे की ओर बढ़ा और दस्तक दी। दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे पहले कि वह पीछे मुड़ता, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर का दृश्य और भी विचित्र था। ढाबा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ कुछ लोग थे। टेबल पर जले हुए सिगरेट, कुछ गीले कपड़े और हल्की सी गंध फैली हुई थी। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आंखों के सामने खड़ा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। वह अंदर बढ़ता गया और तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी तरफ देखा था। उसकी पीठ पर कोई ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसे अपनी गर्दन में एक सिहरन सी महसूस हुई। वह आगे बढ़ा और अचानक उसने देखा कि सामने एक बहुत पुरानी दीवार पर एक बड़े से दर्पण जैसा कुछ लगा हुआ था। उसने देखा कि वह आदमी जो खिड़की के पास खड़ा था, अब दर्पण में दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था। ट्रक ड्राइवर की सांसें रुक गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। क्या यह वह आदमी है या कुछ और? तभी दर्पण में छवि और भी ज्यादा बदलने लगी। अचानक एक भयावह चीख गूंजी। यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और की आवाज थी। ट्रक ड्राइवर घबराया हुआ पलटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक उसने दरवाजे को बंद होते हुए सुना। अब वह पूरी तरह से अंदर था और उसकी आंखों के सामने कोई नहीं था, लेकिन अंदर का माहौल और भी घना हो चुका था।
उसकी सांसें तेज हो गईं और वह तेजी से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर किसी ने अपनी पकड़ बना ली थी और वह बाहर नहीं जा पा रहा था। उसकी नजरें कमरे की दीवारों को ढूंढने लगी और जैसे ही उसने एक दीवार की ओर देखा, वहां उसे अचानक कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक परछाई थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। ट्रक ड्राइवर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। वह किसी तरह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वही परछाई उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। बड़ी मुश्किल से वह दरवाजा खोले बिना बाहर भागने में सफल हुआ। जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोला, वह अपने ट्रक के पास पहुंचा और गाड़ी में बैठते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी हृदय की धड़कन इतनी तेज थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी को तेजी से चलाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह ढाबा अब बिल्कुल खाली था। वह धीरे धीरे समझने लगा कि यह क्या था। क्या यह सब केवल उसकी मानसिक स्थिति का असर था, या फिर वह सचमुच कुछ अनहोनी घटनाओं का सामना कर चुका था? उस रात के बाद वह कभी उस ढाबे के पास नहीं रुका। हर बार जब वह उस रास्ते से गुजरता, उसका दिल तेजी से धड़कता और उसकी आंखों के सामने वही धुंधला चेहरा आ जाता। लेकिन अब वह जानता था कि यह सब कभी ना कभी फिर से वापस लौट सकता था और शायद उसे फिर से उसी डर का सामना करना पड़े। ट्रक ड्राइवर अब एकदम अलग हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और उसके चेहरे की रंगत भी बदली हुई थी। वह पहले जितना आत्मविश्वासी और साहसी हुआ करता था, अब उतना ही डर से भर चुका था। उस रात के बाद जब उसने वह ढाबा देखा था, उसके मन में एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। उसके दिल में जैसे कोई भारी बोझ था जो उसे हर वक्त महसूस होता था। आसपास की हर आवाज उसे डराने लगती थी। सड़क पर आने वाली हर कार का सिरा, दूर से आने वाली आवाजें, घने पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे अनकहा डर दे जाता था। जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो और वह कहीं से निकल नहीं सकता हो। वह रात के समय अकेले ट्रक चलाते हुए उस रास्ते पर पहुंच चुका था जहां कुछ दिन पहले वह ढाबा देखा था। इस बार वह जानता था कि यह वही रास्ता है, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ तलाश रही थीं। उसकी नजरें हर पेड़, हर मोड़ और हर दूर खड़े बूटे पर ठहर जाती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है और वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी घबराहट और बढ़ गई थी और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने ट्रक को धीमा किया और खिड़की से बाहर झांका। वह सड़क पर अकेला था और यह सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी सोच में कुछ गड़बड़ थी। उसे इस रास्ते पर चलते हुए वह डर महसूस हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। सड़क की बाईं ओर एक खाली जगह थी जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर लोग रुकते थे, लेकिन आज वह जगह बिल्कुल वीरान थी। ट्रक को रोकते हुए उसने गाड़ी से बाहर निकलने का मन बनाया। एक पल को सोचा क्या उसे यह रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया और गाड़ी की चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया। हवा बहुत तेज चल रही थी और वह महसूस कर सकता था कि यह हवा किसी अनजाने डर की तरह उसे घेरने लगी थी। वह एकदम से ठिठक गया। अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई, एक खौफनाक तेज चीख। यह आवाज बहुत पास से आ रही थी और उसने बिना सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपना दिल तक सुनाई दे रहा था। वह कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। अब वह गाड़ी के पास खड़ा था और वही आवाज अब और तेज हो गई थी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और घना माहौल। वह चुपचाप अपने ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। वह घबराया हुआ मुड़ा और फिर से किसी ने चीख मारी, लेकिन यह चीख अब सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आवाज उसकी नसों में समा रही हो। वह पूरी तरह से डर चुका था। वह जानता था कि कुछ भी असामान्य हो सकता था। उसने तेजी से गाड़ी की चाबी घुमाई और ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन की आवाज तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही चीख गूंज रही थी। वह गाड़ी तेज दौड़ा रहा था, लेकिन उसकी धड़कन और घबराहट उससे पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अब कहीं से भाग नहीं सकता। हर पल उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों में वही अजीब सा डर था। उसे लगता था जैसे कोई उसे हमेशा देख रहा हो। ट्रक के शीशे पर जो पानी की बूंदें गिर रही थीं, वह उसे ऐसे महसूस हो रही थीं जैसे वह बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी हों। अचानक से उसकी आंखों के सामने वही धुंधली छायाएं और आवाजें फिर से तैरने लगीं। उसे लग रहा था कि उसकी हालत और खराब हो रही थी।
यह सब किसी मानसिक दबाव का नतीजा नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे अब महसूस हो रहा था। अचानक से ट्रक के इंजन की आवाज में कुछ अजीब सा बदलाव आया। उसकी गाड़ी धीमी होने लगी और उसने ध्यान से देखा कि एक पुराना पुल आया है जो अब उसकी यात्रा को और भी खतरनाक बना रहा था। यह वही पुल था जहां कुछ दिन पहले उसने कुछ अजीब घटनाएं महसूस की थी। पुल के ऊपर आते ही गाड़ी का स्टीयरिंग झटका और वह जरा सा घबराया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और गाड़ी को आगे बढ़ाया। वह सोचने लगा कि क्या यह सब केवल उसका मानसिक भ्रम था या फिर सचमुच कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। यह सवाल उसकी मानसिक स्थिति को और अधिक दबा रहा था और उसे लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं एक बड़े खौफनाक सच के करीब पहुंच रहा है। जैसे ही मैंने पिछली रात की घटनाओं से किसी तरह अपनी जान बचाई थी, मैं पूरी तरह से टूट चुका था। शरीर थका था, दिमाग सुन्न और आत्मा जैसे किसी साए में फंसी हुई थी। मैंने ट्रक एक छोटे ढाबे के पास खड़ा किया और वहीं नीचे पटरे पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। मैंने बीड़ी सुलगाई, लेकिन अंगुलियां इतनी कांप रही थीं कि माचिस की तीलियाओं तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। ढाबे वाले ने मुझे दूर से देखा और धीरे से पास आकर बोला, भाई साहब ठीक तो हो ना? रंग उड़ा पड़ा है आपका। मैंने बस सिर हिलाया। बोलने की ताकत नहीं थी। ढाबे वाला समझ गया कि कुछ बहुत भारी गुजरी है। उसने बिना कुछ पूछे एक गिलास पानी लाकर सामने रख दिया। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो वही चीखें, वही चेहरे, वही डरावना मंजर सामने आ जाता। मुझे लग रहा था जैसे मैं जिंदा होते हुए भी किसी और दुनिया में फंसा हुआ हूं। मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और ट्रक की चाबी उठाकर फिर से स्टीयरिंग पर जा बैठा। रास्ता लंबा था और मुझे अगली डिलीवरी के लिए शहर के पार एक पुराने स्टेशन तक जाना था, पर मन नहीं मान रहा था। कुछ तो था जो अब भी मेरे साथ चल रहा था। कोई परछाई, कोई साया। सड़कें सुनसान थी, खेतों के बीच से गुजरती तंग सड़कें जिन पर बस हवा का शोर और मेरे ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे चला था कि ट्रक के ठीक सामने अचानक कोई चिड़िया जैसी आकृति उड़ती हुई आई और विंडस्क्रीन से टकराकर गायब हो गई। मैंने झटके में ब्रेक मारा, ट्रक रुका और मैं बाहर कूद पड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। न कोई परिंदा, न कोई चिन्ह। मैंने अपनी आंखों को रगड़ा, माथे पर पसीना था और दिल की धड़कनें तेज। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे साथ खेल रही हो। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। एक पुराने सुनसान गांव के पास से गुजरते वक्त देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखकर इशारा किया रुकने का। नजरें मिली तो रूह कांप गई। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। मैंने ट्रक नहीं रोका। अंदर ही अंदर डर से बुत बना मैं सीधे निकल गया, पर जैसे ही कुछ मीटर आगे बढ़ा, ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। गाड़ी झटके में रुकी। मैंने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े पीछे देखा। वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं बैठी थी, पर उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी और होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। मैंने हार कर बाहर निकलकर बोनट खोला। इंजन पूरी तरह ठीक था, पर चालू नहीं हो रहा था। तभी मेरी गर्दन के पीछे किसी ने हल्का सा फूंका। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं था, मगर ठंडी सांस जैसे मेरी रीढ़ में उतर गई। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ, बिना किसी मरम्मत के। मैं जल्दी से चढ़ा और पूरी स्पीड में निकल गया वहां से। आगे एक बड़ा मोड़ आया जहां से 2 रास्ते निकलते थे, एक दाएं जो हाईवे पर जाता था और एक बाएं जो एक पुरानी पुलिया के पास से होकर निकलता था। जीपीएस बार बार कह रहा था कि बाएं जाइए, लेकिन मेरा दिल कह रहा था नहीं, उस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। पर मजबूरी थी, वो शॉर्टकट था और समय की पाबंदी थी। मैंने ट्रक मोड़ दिया उस सुनसान संकरी पुलिया की तरफ। पुलिया पार करते वक्त ट्रक में कुछ अजीब गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दरवाजे पीट रहा हो। ट्रक के केबिन के पीछे रखा लोहे का बॉक्स खुद ब खुद कांप रहा था। मैंने ट्रक रोका, दरवाजा खोला और बॉक्स को देखा। अंदर एक पुराना थैला था जिसमें टायर के औजार रखे थे, पर थैला खुला हुआ था और औजार जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर फेंके हों। मैंने उन्हें समेटा और वापस रखा, पर तभी मेरी नजर ट्रक के शीशे में पड़ी। कोई मेरी सीट पर बैठा दिख रहा था, सिर्फ परछाई थी, साफ चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, परछाई वहीं थी। मैं बुरी तरह डर गया। पहली बार लगा कि अब शायद जान से जाऊंगा, पर किसी तरह हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी। एकाएक सामने एक बड़ा जानवर सड़क पर आ गया। न तो बैल था, न सांड,
कुछ और ही था। शरीर बड़ा, काले बाल, आंखें बिल्कुल लाल। मैंने ब्रेक मारा मगर देर हो गई। ट्रक के नीचे कुछ आया, पर जब बाहर निकलकर देखा सड़क खाली थी, लेकिन ट्रक के आगे के बम्पर पर बाल थे, लंबे काले गीले बाल। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था, मुंह सूख गया था और शरीर सुन्न। रात ढल रही थी और मुझे अगले कस्बे तक पहुंचना था, जहां एक गेस्ट हाउस में रात बिताने का प्लान था। पर रास्ते की हर चीज अब डरावनी लग रही थी। हर पेड़ जैसे कोई आकृति बनकर घूर रहा था, हर खंभा किसी इंसान की तरह लग रहा था जो सिर झुकाए खड़ा है। करीब 1 घंटे बाद मैं उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचा, पर जैसे ही पार्किंग में ट्रक रोका, एक गार्ड भागते हुए आया। वो हांफते हुए बोला, भाई साहब, आपकी गाड़ी से कोई और भी उतरा था क्या अभी अभी? मैंने हैरानी से देखा। नहीं, मैं अकेला हूं, वो डरते हुए बोला। पर मैंने देखा एक लंबा आदमी सफेद कपड़ों में आपकी ट्रक के पीछे से उतरा और जंगल की तरफ चला गया। उसकी चाल सीधी नहीं थी, ऐसे जैसे हवा में तैर रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उस रात भी नींद नहीं आई, बस एक ही बात मन में घूमती रही, क्या मैं अब कभी इस डर से बाहर निकल पाऊंगा? रात का वक्त था। मैं सुरेश, वही ट्रक ड्राइवर जो पिछले कई महीनों से ऐसी डरावनी घटनाओं का सामना कर रहा था, उस दिन एक वीरान रास्ते पर माल लेकर जा रहा था। पिछली रात की घटनाएं अब तक मेरे जहन में गूंज रही थीं, लेकिन पेट पालने के लिए यह सफर करना जरूरी था। मौसम में अजीब सी ठंडक थी जो आम सर्दी नहीं लगती थी। हवा इतनी धीमी थी कि पेड़ भी स्थिर खड़े थे। मुझे दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। घड़ी देखी, रात के 2:45 हो रहे थे। मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और धीरे धीरे वीराने में दाखिल हुआ। यह रास्ता मैंने पहले भी लिया था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। ट्रक का रेडियो अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें एक पुराना गाना बजने लगा। आवाज दे कहाँ है? मैंने हैरानी से रेडियो ऑफ किया, लेकिन वो खुद ही दोबारा ऑन हो गया। मैंने रुककर रेडियो की वायरिंग देखी, लेकिन सब कुछ सही था। अचानक ट्रक के बोनट से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। मैं चौंक गया, झट से नीचे उतरा, टॉर्च निकाली और बोनट के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इंजन गर्म था और ठीक काम कर रहा था। फिर ये आवाज आई, कहां से? मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक औरत को सड़क के किनारे देखा। सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए और चेहरा झुका हुआ। मैंने नजरें घुमा ली, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि इस रास्ते पर आम इंसान नहीं मिलते। लेकिन वो औरत धीरे धीरे ट्रक के समानांतर चलने लगी। मुझे लगा शायद भ्रम हो, लेकिन स्पीड बढ़ाने पर भी वो उसी रफ्तार से चलती रही। अचानक वो गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक अपने आप ब्रेक मारकर रुक गया। झटका इतना तेज था कि मैं स्टीयरिंग से टकरा गया। घबराकर नीचे उतरा और देखा ट्रक के सामने कोई नहीं था, कोई जानवर या इंसान भी नहीं। ब्रेक्स खुद ब खुद क्यों लगे? मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इस बार वो स्टार्ट नहीं हुआ। इंजन की आवाज आ रही थी, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी मुझे ट्रक के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, लाल आंखें और कांपती आवाज में बोला, क्यों आया है इस रास्ते से? यहां से कोई सही सलामत नहीं जाता। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो आप? वो बोला, जिसका काम था बता दिया, अब भाग जा यहां से। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैं कांप गया। दोबारा ट्रक में बैठा और कोशिश की तो इंजन चालू हो गया। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा। आगे एक पुराना पुल आया जो अक्सर खाली ही रहता था। जैसे ही ट्रक उस पुल पर पहुंचा, ट्रक में पीछे से जोर का धक्का लगा जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से जोर से मारा हो। शीशे से देखा, कोई नहीं था। उतरकर चेक किया, ट्रक सही था, कोई गाड़ी पीछे नहीं थी और ना कोई इंसान। तभी मुझे पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज थी, एक औरत की। वो कह रही थी, बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो। मैंने नीचे झांक कर देखा, लेकिन घना कोहरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इतने में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। डर के मारे मैं बिना कुछ देखे ट्रक में बैठ गया और तेज स्पीड में निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर देखा, वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक उसके शरीर से आर पार हो गया और वो गायब हो गई। मैं पसीने पसीने हो गया। गांव के पास पहुंचते ही ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं
और इंजन फिर से रुक गया। गांव दूर था, कोई मदद नहीं। मैंने एक बीड़ी जलाई ताकि ध्यान बटे। तभी पास के खेतों से एक साथ कई आवाजें आईं, जैसे कई लोग एक साथ कराह रहे हों। उन आवाजों में इतनी पीड़ा थी कि सुनते ही रूह कांप गई। मैं वहीं ट्रक में दुबक गया। रात के आखिरी पहर तक वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बिना पीछे देखे गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर जब मैंने लोगों को रात की बातें बताई तो किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो सब कुछ मैंने जिया था और मैं जानता था ये डरावनी रातें अभी खत्म नहीं हुई थी। जिन रास्तों को मैं सालों से पहचानता था, अब वही रास्ते अजनबी लगने लगे थे। हर रात एक नई चीख, एक नया चेहरा, एक नया हादसा। लेकिन उस रात वो आखिरी रात थी जब मैं समझ गया कि कुछ डर इंसान की हड्डियों में उतर जाता है। उस रात मैं देवगढ़ से कोटा की ओर माल लेकर निकला था। ट्रक में लोहा भरा हुआ था। मौसम साफ था, चांदनी रात थी और सड़क लगभग खाली, लेकिन मेरा मन बेचैन था। एक अजीब सी घबराहट दिल में थी जो हर मोड़ पर बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 1:15 होंगे जब मैं उस पुराने जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, जहां पहले भी कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। लेकिन इस बार माहौल और भी भारी था। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, जैसे हवा थम सी गई हो। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें बस खरखराहट की आवाज आई। फिर अचानक बिना बटन दबाए वो बंद हो गया। मुझे पसीना आने लगा, हालांकि मौसम ठंडा था। तभी ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसमें जैसे किसी की परछाई बैठी हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। हिम्मत जुटाकर ट्रक में बैठा ही रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी सामने एक मोड़ पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर पास गया। वो बुजुर्ग आदमी था, सिर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी। मैंने पूछा, बाबा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने मेरी ओर देखा, आंखें सीधी मेरी आंखों में, और कहा, यह तुम्हारा आखिरी सफर है बेटा, तैयार रहो। मैं चौंका, क्या मतलब? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जंगल की ओर इशारा किया और धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं ट्रक में बैठा और तेज स्पीड में निकल गया। तभी अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और सामने घना कोहरा छा गया। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ब्रेक मारे, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक अपने आप मोड़ काटता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को चला रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन वो घूम नहीं रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगा और ट्रक रुक गया। मैं शीशे से बाहर झांका। हम एक बहुत पुराने उजड़े हुए बस स्टैंड पर थे। वहां कोई नहीं था, बस एक टूटी कुर्सी और एक झूलता लाइट बल्ब। अचानक ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मैंने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, उम्र लगभग 40, मैले कपड़े, बाल बिखरे हुए और चेहरा भावहीन। उसने कहा, चलो तुम्हें बुलाया गया है। मैंने डरते हुए कहा, किसने बुलाया? वो बोली, जिससे तुम बचते फिर रहे हो इतने दिनों से। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जवाब देना बंद कर दिया। औरत पास आई, मेरी खिड़की पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि शीशे से भी बर्फ की तरह ठंडक अंदर आ गई। मैंने तेजी से सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली और दरवाजा खोलते ही बाहर कूदा। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, जगह बदल गई। मैं अब किसी वीराने में खड़ा था। चारों तरफ धुंध, अजीब सी गंध और पेड़ों पर झूलती परछाइयां। ट्रक गायब हो गया था, सिर्फ मैं और वो औरत। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे क्या चाहिए तुमसे? छोड़ दो मुझे। तभी एक साथ कई परछाइयां पेड़ों के पीछे से निकली। सब एक जैसी थी, चेहरे झुलसे हुए, आंखें खाली और होंठ सिल दिए गए। उन्होंने मेरी ओर देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मैं दौड़ा, जितना तेज दौड़ सकता था। घुटनों तक कीचड़, पैरों में कांटे, लेकिन मैं भागता रहा। तभी एक पुरानी हवेली दिखी। मैं उसमें घुस गया। अंदर सब कुछ धूल भरा था, जैसे सालों से बंद हो। पर अंदर दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा नहीं थी, लेकिन खिड़कियों के पर्दे अपने आप उड़ने लगे। एक बड़ा शीशा दीवार पर था, उसमें मैंने देखा, मेरे पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। मैं फर्श पर बैठ गया, थक हार कर। तभी हवेली की छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, लाल था, खून जैसा। एक बूंद मेरे माथे पर गिरी और उसकी ठंडक मेरे शरीर में उतर गई।
मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकली। हवेली के कोने में एक दरवाजा दिखा, उस पर लिखा था वापसी का रास्ता। मैंने सोचा ये शायद मेरी जान बचाने का मौका है। दरवाजा खोला तो वहां सीढ़ियां थीं जो जमीन के अंदर जा रही थी। मैं नीचे उतरा, 1 2 3 50 सीढ़ियां पार की। अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक कुर्सी पर वो बुजुर्ग आदमी बैठा था जो मुझे जंगल में मिला था। उसने कहा, कह दिया था बेटा, ये आखिरी सफर है, अब जाना तो होगा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो, माफ कर दो। उसने कहा, यहाँ कोई माफी नहीं होती, बस कीमत चुकानी होती है। मैं जोर से चीखा लेकिन उसी समय कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी, सब कुछ काला हो गया और जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टर ने बताया, आपका ट्रक एक खाई में गिर गया था, आप 12 घंटे बेहोश थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक में किसी और का कोई नाम और निशान नहीं था। मैंने पूछा, ट्रक, वो पुरानी हवेली, वो औरत? डॉक्टर चुप था लेकिन मेरी आंखें बता रही थीं कि मैं कुछ ऐसा देख आया हूं जो इंसान को उम्र भर सताता है। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, गांव लौट आया और आज भी जब रात आती है मैं खिड़की बंद करके बैठ जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो आखिरी सफर कभी खत्म नहीं हुआ। वो अब भी मेरी परछाई के पीछे चलता है और शायद किसी रात फिर लौट आए। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।